प्रथम अफीम युद्ध कब हुई थी? 1839। शांति कब हुई? 1842, है ना। फिर इनके कुछ कारणों को अगर हम रिवीजन करना चाहें तो क्या क्या है? चीन द्वारा अफीम के आयात पर प्रतिबंध। कुछ लोग बाद में क्लास आए हैं तो उनके लिए एक बात फिर से सुन लीजिए कि यह जो अफीम युद्ध है ब्रिटेन और चीन के बीच हुई। जिस प्रकार भारत में ब्रिटिशों का आगमन होता है उसी प्रकार चीन को भी इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना चाहा और पाश्चात्य देश न केवल ब्रिटेन लेकिन और भी लोग उनके पंक्ति में थे। और इस तरह से लगातार ब्रिटेन द्वारा चीन को क्या किया जा रहा था? अफीम का निर्यात किया जा रहा था। लेकिन इसके बुरे परिणाम होने के चलते चीन अफीम के निर्यात आयात पर क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। ये फर्स्ट कारण आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है आपने? कैंटन व्यापार प्रणाली। ये था एक प्रतिबंधित प्रणाली, क्योंकि लगातार ब्रिटिश चीन पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और कई बंदरगाहों का उपयोग कर रहे थे, जिसके चलते चीनी शासकों को और चीनी नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए एक प्रणाली का निर्माण कर दिया गया, जिसको नाम क्या दे दिया गया? कैंटन व्यापार प्रणाली। मतलब कि केवल कैंटन नामक बंदरगाह पर ही ब्रिटिश क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, सभी बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये कैंटन व्यापार प्रणाली को भी ब्रिटिश मानने से मतलब स्वीकृति नहीं देते हैं और जब दोनों में असहमति हो जाती है तो फर्स्ट अफीमवाद हो जाता है। ये भी एक कारण दिखता है। थर्ड क्या लिखा था आपने? ब्रिटेन द्वारा चीनी अधिकारियों को घूस। हाँ, ब्रिटेन द्वारा लगातार चीनी अधिकारियों को क्या दिया जा रहा था? घूस दिया जा रहा था। देख रहे हैं पहला कारण को भी चीनी शासकों ने ये मतलब कि कड़ाई से पालन करना चाहा। दूसरा वाला जो प्रणाली थी वो उससे भी काम नहीं चल रहा है ब्रिटेन वासियों का। अब थर्ड उन्होंने जो तरीका अपनाया कि हम किस तरीके से अपने व्यापार को बिना बाधा पहुंचाए कर सकते हैं, है ना। उनको तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए था? मुनाफा चाहिए था। उनका व्यापार मतलब कि प्रभावित ना हो ये चाहते थे वे। और इसीलिए अब वे कुछ ऐसे शासकों को जो उनके लिए काम करें, घूस का लालच देकर, धन का लालच देकर अब उनको खरीदना चाह रहे थे और यह हो रहा था। लेकिन चीनी शासकों में से कुछ अधिकारी ऐसे थे जो इसके लिए स्वीकृति नहीं देते थे। तो यह भी एक कारण बना फर्स्ट अफीमवाद के लिए। समझे? और क्या बताए थे? हाँ, एक ईमानदार चीनी अधिकारी लिन तसु नियुक्त हुए और इनको भी ब्रिटिश घूस देना चाहते थे, लेकिन वह लगातार अस्वीकार करता रहा, लगातार उनकी बात का इनकार करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि चीनी जहाज मतलब ब्रिटिश जहाज में जो अफीम लगा था उनको क्या किया गया? फेंका भी गया, है ना। तो ये एक कारण था फर्स्ट अफीमवाद का। चीन लिन तसु के साथ उनकी बकझक हो गई, झगड़ा हो गया, तनाव बढ़ गया, जो युद्ध का कारण बन जाता है। अब क्या लिखा है? अब ये कुछ मूल कारण मतलब कि ये एक घटनाओं के रूप में आप इनको जान रहे हैं। अब जो वास्तविक कारण रहे हैं वो भी है कुछ। वास्तविक कारण कहने का मतलब है कि काफी लंबे समय से इनका प्रभाव पड़ रहा है। वास्तविक कारणों के द्वारा इसका आप क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। उन वास्तविक कारणों ने क्या क्या बताई थी? वास्तविक कारण में आप उन चीजों को बताएंगे कि राजनीतिक साम्राज्यवाद का की चाहत चाहे स्थापना करना, किसके द्वारा राजनीतिक चाहत बढ़ रही है?
ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन अंग्रेजों का राजनीतिक चाहत क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उनको लग रहा था कि एक तरह से व्यापार वाणिज्य के माध्यम से हम अपनी राजनीतिक पकड़ भी देश पर कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत देश के लिए भी इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, है ना, कि कैसे भारत पर वे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, व्यापारी कंपनी के माध्यम से यहाँ पर काम करना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे उनकी मंसूबा क्या होती गई, बदलती गई। अब वे केवल एक छोटी व्यापारी कंपनी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने यहाँ की सत्ता को लेकर हस्तक्षेप करना शुरू किया, धार्मिक मामलों के लिए भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, चाहे यहाँ के लोगों की संस्कृतियों से पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो यही है एक प्रकार से हर चीज पर मतलब कि अपना श्रेष्ठता बरकरार रखना। तो ये था राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना। साम्राज्यवाद, साम्राज्य मतलब कि अपना साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना, एक इलाके तक ही सीमित नहीं रहना। सबसे पहले जैसे कि बंगाल में इन्होंने अपना ये किया, लेकिन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहे, भारत के पूरे इलाके में ये किए। तो ऐसा ही उन्होंने कहाँ किया, चीन के साथ भी करना शुरू किया। यही हो गया राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना। दूसरा क्या बताई थी, आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना। आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर्थिक साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, चाहे राजनीतिक साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन चाहे 5 नंबर का, ये सब। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, स्पष्ट रूप से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको कर लेना है। आर्थिक साम्राज्यवाद मतलब कि संसाधनों को प्रयोग करना, संसाधनों का भरपूर उपयोग करना, उपनिवेश देश का मतलब ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने चीन को जिस तरह से राजनीतिक मामले में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने जबरदस्त प्रभाव बढ़ाना चाहा। चीन के सभी संसाधनों का, सभी व्यापार वाणिज्य के जितने भी गतिविधियां थी, उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की दिशा में काम करना चाहा। आर्थिक साम्राज्यवाद इसी को कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करना अपने देश के औद्योगिक विकास के लिए, है ना। जैसे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, नए नए आविष्कार हो चुके थे, कल कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। तो उनको क्या चाहिए, कच्चे माल चाहिए, है ना। और या पूर्वी एशिया के देशों से ही ये मिल सकता था। भारत के लिए भी ऐसा ही हुआ, और वे चीन के साथ भी, और भी अन्य देशों के साथ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सभी इलाकों में भी इनका ऐसा ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को हम पढ़ते हैं, इतिहास जानते हैं। तो ये रहा आर्थिक साम्राज्यवाद। समझ गए। थर्ड क्या लिखे थे, राजनीतिक श्रेष्ठता की भावना। राजनीतिक श्रेष्ठता की भावना जैसे अभी बताई मैंने कि इंग्लैंड और पश्चिमी पाश्चात्य देश के बहुत सारे कंट्री ऐसे रहे जो नए आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। आप जब नए आविष्कार की बात कीजिए, चाहे भौगोलिक खोज की बात कीजिए, इनमें वे काफी आगे बढ़ चुके थे, है ना, काफी आगे बढ़ चुके थे। तो वे अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब कि सबसे उच्च। और भारत में भी इसका उदाहरण आपको मिलता है, या उनका एक विचारधारा ये रहा था कि हमारे ही माध्यम से सभी पिछले देशों का, सभी असभ्य देशों का क्या होगा, प्रगति होगा, चाहे परिवर्तन होगा। ऐसा जो भावना को उन्होंने लगातार जारी रखा, वही एक तरह से युद्ध का कारण भी बन गया। राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ अपने आप को बढ़ाते चले जाना, अब जब यह ज्यादा हो जाएगा तो क्या का रूप ले लिया, युद्ध का रूप ले लिया, आक्रमण का रूप ले लिया। राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ बनने की जो लालसा थी, उसने फर्स्ट अफीम युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। समझ गए ये। नेक्स्ट क्या था, हाँ, संप्रभु
अन्य इलाकों का प्रयोग कर रहे हैं, संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा पाना और आयात निर्यात को ज्यादा से ज्यादा करना और लाभ कमाना। और इसके लिए वे उन उपनिवेशों में बसना चाहते थे। समझ रहे हैं? बस भी गए थे, भले ही जैसे कि भारत में भी ये लोग काफी इलाकों में बस गए थे। तो जब ये बस रहे थे, बसने के लिए और ज्यादा रियायत चाहते थे और ज्यादा अधिकार चाहते थे। चीनी नागरिकों की तरह ही वे भी क्या चाहते थे? अधिकार चाहते थे। चीनी नागरिकों की नागरिकता चाहते थे और उनके ही जैसे हर सुविधा चाहते थे। लेकिन चीनी शासक और चीनी नागरिक ऐसा चाहते थे क्या? नहीं चाहते थे, है ना? तो नहीं, इसी विषय ने भी युद्ध को बढ़ावा दिया। मतलब कि जब भी कुछ ऐसा अपराध होता था, ब्रिटिश करते थे, तो वे क्योंकि चीन में है तो चीनी शासक चाहते थे कि हमारे न्यायालय के हिसाब से, हमारी अदालत के हिसाब से क्या हो, न्याय हो, सुनवाई हो। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको क्या हो, सजा मिले, कुछ जुर्माना हो, चाहे देश निकाले की भी सजा की भी व्यवस्था। लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा जो भी कुछ नागरिक मान लिया दोष अपराध करते हैं तो उसकी सुनवाई कहाँ चाहते थे? वे ब्रिटिश न्यायालय में चाहते थे। और जब ब्रिटिश न्यायालय के पास यह मामला जाएगा तो मतलब कि किसके पक्ष में निर्णय आएगा? ब्रिटिश के ही पक्ष में। मतलब कि पूरी तरह से दोषारोपण को माफी दे देगा, जुर्माने की भी कुछ भरपाई नहीं होगी, अपने हिसाब से वे कुछ भी सुनवाई करेंगे। ऐसी संभावना बढ़ गई। जो चीनी शासक नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि चीनी नागरिक, चीन देश में जितने भी हैं सबका एक तरह का समानता से न्याय व्यवस्था हो, यहाँ किसी तरह का ब्रिटिश अदालत का नाम ना हो, ऐसा चाहते थे चीनी शासक। तो संप्रभुता का प्रश्न मतलब कि अपना एक प्रकार से क्या कहेंगे उस चीज को, अपना जो अधिकार उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रख करके इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तो ये दोनों के लिए ही संप्रभुता का प्रश्न ने एक प्रकार से दरार लाने का काम किया, टकराव आ गया। यह भी एक फर्स्ट अभिमान के लिए क्या बना? कारण बना। और कुछ है? तो ये चार चीजें क्या है? वास्तविक कारण। पीछे समझ गए आप लोग? चौथा कारण क्या था? मान्यता का। अब इतना होने के पश्चात मैंने क्या बताया था? हाँ, ये युद्ध की संधि का नाम क्या है? कितना ईस्वी में हुआ? 1842 में। 1842 से पहले भी 41 में भी कुछ बातों को लेकर समझौता हो गया। समझ गए हैं? वो 4 या 3 समझौते हैं, उसको समझ गए हैं ना? और उसके बाद 42 में फिर से 2-3 बातों को लेकर जिक्र हुआ, बातचीत हुई, वो भी समझ गए होंगे। समझे हैं? अब संधि का महत्व हम बता दी थी, इसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि संधि का महत्व मतलब कि क्या है। इस पूरे मामले में युद्ध की शुरुआत, कारण और संधि, इन सबसे क्या दिखता है? और इसमें जीत किसकी हुई? किसकी जीत हुई? ब्रिटेन की जीत हुई, है ना? ब्रिटेन की जीत हुई। तो ये पूरा युद्ध किस हिसाब से महत्व रखता है? क्या इसमें विशेषता है? क्या एक प्रकार से प्रभावकारी सिद्ध हुआ? उन बिंदुओं को जानना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो नानकिंग की जो संधि हुई 1842 में चीन और ब्रिटेन के बीच, इसमें साम्राज्यवाद के रास्ते को और ज्यादा खोल दिया। साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए आधार स्तंभ का काम किया। समझ रहे हैं? साम्राज्यवाद के
के लिए आधार स्तंभ का काम किया। कहने का मतलब क्या है कि अब इस संधि, यह संधि तो एक पक्षीय चाहे एक देश के ही भला के रूप में दिख रहा है हमको। चीन का तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरी तरह से हानि ही हानि दिख रही है कि नहीं। और साम्राज्यवाद के रास्ते पर दूसरे देशों को भी आने का यह एक प्रकार से शिक्षा दिया, कर सकते हैं, आधार स्तंभ के रूप में काम किया। इस संधि के पश्चात पाश्चात्य देशों ने एक प्रकार से पूर्वी एशिया के देशों का साम्राज्यवाद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा। समझ रहे हैं? क्योंकि शुरुआत कर चुका था ब्रिटेन ने और लगातार साम्राज्यवाद के विस्तार होने शुरू हो गए पश्चिमी एशिया के देशों के द्वारा। किस देश के लिए? पूर्वी एशिया के देशों के लिए। समझ रहे हैं? पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पाश्चात्य देश को पश्चिमी देश बोल रहे हैं, है ना। और पूर्वी एशिया मतलब कि हमारा भारत हो गया, चीन हो गया, इनके लिए मतलब प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात अब पूर्ण रूप से पाश्चात्य देश पूर्वी देशों का इस्तेमाल कर रहे थे, कर पाने लगे थे। आयात निर्यात से संबंधित बात हो, चाहे संसाधनों का प्रयोग की बात हो, या इलाकों को अधिकार में लेने की बात हो। और यह लगातार बढ़ता चला गया 1930 तक में। कितना ईस्वी तक में? 1930 तक में। आगे के यूनिट्स में है जो आपको वहां तक जब पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। ये रहा मतलब कि महत्व, कैसे महत्व? साम्राज्यवाद के रास्ते पश्चिमी देशों के लिए खुल गए। अब वे आराम से और अधिक चीन का उपयोग कर पा रहे थे, चीन को अपने आर्थिक मतलब प्रगति के लिए इस्तेमाल कर पा रहे थे। और चीन कुछ नहीं कर सक रहा था। विदेशी नागरिकों के मामले में भी सुनवाई ब्रिटिश अदालत में होना, यह भी एक कर सकते हैं सार्वभौमिकता को प्रश्न चिन्ह में ला दिया, सत्ता पर और भी अधिक कुठाराघात किया, कर सकते हैं। फिर है कि पूरी तरह से सभी शर्तों को मानने के अलावा चीन के पास कुछ नहीं बचा, जिसके चलते नानकिंग की संधि एक प्रकार से नाम मात्र की सिद्ध हुई। अब इतना होने के पश्चात दूसरा अफीम युद्ध पर हम आते हैं। दूसरा अफीम युद्ध से पहले एक और चीज को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरे अफीम युद्ध पर आएंगे, क्योंकि इसमें खुले द्वार की नीति अलग से टॉपिक पे है, तो खुले द्वार की नीति को भी आपको समझना है। ओपन डोर पॉलिसी ना, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है? तो प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात माहौल पूरी तरह से अब चेंज हो रहा है और फिर ब्रिटेन की देखा देखी और देश भी चाहेंगे कि हम भी अपना भाग्य आजमाएं, हम भी व्यापार वाणिज्य को करें। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी नीति की आवश्यकता पड़ी जो सबके लिए मतलब कि मान्य हो। भारत के मामले में भी कई ऐसे परिस्थितियां आई जब परिस्थितियों के परिवर्तित होने के कारण यहाँ भी भारत में भी समय समय पर अंग्रेजों ने कई नीतियों को क्या किया, लागू किया और अपनाया और मतलब कि परिवर्तित किया, संशोधित भी किया। कई ऐसे अधिनियम सब, एक्ट्स, ये सब जो देखते हैं वो इसी का परिणाम कि परिस्थिति और समय के हिसाब से समय समय पर संशोधन करना और नए नए अधिनियम और नीतियों को लागू करना। तो ठीक उसी प्रकार से चीन के लिए भी अब कुछ ऐसी नीति बन जानी चाहिए ताकि उसका हवाला देते हुए
कोई भी व्यापार कर सकता है। अगर नीतियां बन जाती है तो उसके अनुसार लोगों को चलने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। समझ रहे हैं? नीतियों के बनने से लोगों को चाहे देश को आगे बढ़ाने में, किसी भी काम को करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। समझ रहे हैं? तो खुले द्वार की नीति जो विदेशी मामलों के लिए बनाया गया, यह सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा बनाया गया, मतलब कि प्रस्ताव में लाया गया। एक प्रकार से इस नीति को प्रस्तावित करने का काम किस देश का था? यूएसए का, अमेरिका का। समझ रहे हैं? ओपन डोर पॉलिसी को प्रस्तावित करने का काम किस देश का था? अमेरिका का था, जो विदेशी मामलों के संदर्भ में विचार विमर्श करती थी, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंधों को बतलाती थी, या तो कुछ नया चीज करने के लिए आगे बढ़ती थी। उसी दरमियान अमेरिकी विदेश मंत्री, नाम है जॉन हे। क्या नाम है? जॉन हे। जॉन हे नाम थी। इस पॉलिसी को इसने कब प्रस्ताव में लाया? 6 दिसंबर 1899 में। कितना ईस्वी में? 6 दिसंबर 1899। किस देश के विदेश मंत्री? अमेरिका के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव में लाया। अर्थात यह एक ऐसी व्यापारिक प्रणाली थी जिसके लिए अनुमति दिया गया। मुख्य रूप से चीन में इस चीज का पालन किया गया। चीन देश के लिए इस नीति को अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रस्ताव में लाया कि सभी देश, मुख्य रूप से जो साम्राज्यवादी देश हैं, वे औपनिवेशिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे अपने हित के लिए। समझ रहे हैं? औपनिवेशिक हितों, औपनिवेशिक देशों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इस नीति के माध्यम से आप कोई भी देश, किसी भी देश पर क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था, खुले रूप से, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना। समझ रहे हैं? खुले द्वार की नीति के अंतर्गत क्या चीज देखने को मिली कि अब चीन में कोई भी देश व्यापारिक मामलों को कर सकता है, आयात निर्यात के कामों को कर सकता है, और इस तरह से सभी देशों को यह मौका मतलब कि मिल रहा है। और जब सभी देशों को ये मौका मिलेगा तो जिस देश में यह नीति का पालन होगा, उस देश की क्या स्थिति होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति को मतलब कि चीन के साथ बाजार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई, जिसके आधार पर चीन पर स्वतंत्र रूप से कोई भी पाश्चात्य देश व्यापार कर सकता था। लेकिन दूसरी ओर इन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि चीन का जो क्षेत्रीय और अखंडता को भी वे बनाए रखेंगे। मतलब चीन इसके माध्यम से वे व्यापार करेंगे, अपना साम्राज्य वो वहाँ पर दिखलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या घोषणा की कि हर एक देश जो व्यापार करने वाला होगा वह चीन की अखंडता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी बनाए रखेगा। कहने का मतलब क्या है? नियमों का पालन करना। समझ रहे हैं कि चीन के साथ अंधाधुंध किसी भी तरह का कोई गतिविधि को नहीं करना। तो इस प्रकार से खुले द्वार की नीति